सर रहमान ने फैयाज को हिदायत देने के बाद वॉइस ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर उठकर कमरे में टहलने लगे। हालात उनकी मर्जी और तवक्को के बरअक्स बिल्कुल बदल गए थे। पूरी टीम में सिवाय फैयाज के खत्म हो गई थी और ये वो जानते थे कि इतनी बड़ी तंजीम के मुकाबले में अकेला फैयाज कुछ नहीं कर सकता और खुद वो उम्र के तकाजों की वजह से अमली तौर पर मैदान में न उतर सकते थे। एक बार उन्होंने सोचा था कि अपने मुल्क से 10 और अफराद मंगवा लिए जाए, मगर फिर उन्होंने फैसला बदल लिया क्योंकि पहली टीम की तबाही से ये बात साबित हो गई थी कि उनके महकमे में कोई काली भेड़ मौजूद है जिसका राब्ता दहशतगर्द से है। इसीलिए टीम की रवानगी और उनकी ट्रेन में मौजूदगी का दहशतगर्द को पता चल गया। एक और बात भी उनके जहन में आई थी कि ट्रेन की तबाही इत्तेफाक भी हो सकती थी क्योंकि ये तंजीम पहले भी इस किस्म के काम करती रही है। बहरहाल सोच सोच कर उन्होंने दूसरी टीम मंगवाने का फैसला तर्क कर दिया था। इस फैसले को तर्क करने के बाद एक बार तो वो इस बात पर भी तैयार हो गए थे कि सर सुल्तान को कॉल करके बात करें और केस सीक्रेट सर्विस को मुंतकिल करके खुद फैयाज समेत वापस चले जाए। मगर इस फैसले के आड़े उनकी अना आ गई। वो अपने चंगेजी खून की वजह से शिकस्त का लेबल बर्दाश्त न कर सकते थे। इसलिए उन्होंने यही फैसला किया था कि फैयाज को इस्तेमाल करें। दो ही सूरतें होंगी, या तो फैयाज कामयाब हो जाएगा या फिर नतीजा फैयाज की मौत की सूरत में बरामद होगा। फैयाज की मौत के बाद उन्होंने खुद मैदान में अमली तौर पर उतरने का फैसला किया था। वो अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाने का फैसला कर चुके थे। यहाँ पहुंचते ही उन्होंने यहाँ की इंटेलिजेंस के चीफ शौरेल से मुलाकात की। शौरेल से उनके जाती दोस्त भी थे, इसीलिए उन्होंने दहशतगर्द की सरकारी फाइल उन्हें पढ़ने के लिए दी और वहीं से उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि दहशतगर्द अनकरीब जजीरा मैनहट्टन में काम करेगा। यही वजह थी कि उन्होंने फैयाज को जजीरा मैनहट्टन में जाने की हिदायत की थी। शॉरेल्स ने उनकी पूरी इमदाद करने का वादा किया था क्योंकि यह बात उसके अपने फायदे में भी थी। उसने वादा किया था कि जैसे ही उसे मैनहट्टन में दहशतगर्द का कोई वाज़ेह क्लू मिला वो उन्हें इत्तला कर देगा। और प्लाजा बिल्डिंग में भी रिहाइश का इंतजाम भी शॉरेल्स ने ही किया था। चूंकि शॉरेल्स की तरफ से इत्तला मिलने के मुतालिक कोई वक्त मुकर्रर न था, इसलिए सर रहमान फिलहाल फारिग ही थे। फिर अचानक उन्हें ख्याल आ गया कि बजाय यहाँ फारिग बैठने के क्यों ना वो खुद जजीरा मैनहट्टन चले जाए और वहाँ खुद हालात का जायजा ले। शायद कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिसके जरिए वो कामयाबी हासिल कर ले। ये सोचते ही वो तेजी से गुसल खाने में दाखिल हुए ताकि नहाकर लिबास बदल ले। गुसल खाने में जाकर उन्होंने शावर खोला और फिर नहाने में मसरूफ हो गए। गुसल खाने की अलमारी में उनके कपड़े मौजूद थे। चुनांचे कपड़े बदलकर वो इत्मीनान से गुसल खाने का दरवाजा खोलकर बाहर निकले और बिस्तर के नीचे पड़े हुए अटैची केस निकालने के लिए झुके ताकि उसके खुफिया खाने में मौजूद रिवॉल्वर निकाल सके कि अचानक उन्हें अपनी पुश्त पर किसी हरकत का एहसास हुआ। उन्होंने तेजी से मुड़ना चाहा, मगर दूसरे लम्हे उनके सर की पुश्त पर एक जोरदार ज़रब लगी और वो मुंह के बल फर्श पर गिर गए। उनके जहन में हजारों सितारे नाच उठे थे और उसी लम्हे एक और ज़रब लगने का एहसास हुआ और फिर उनका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। वो बेहोश हो चुके थे। बुढ़ा खासा सेहतमंद है राफेल, बिस्तर के करीब खड़े हुए नौजवान ने दरवाजे के करीब मौजूद दूसरे शख्स से मुखातिब होकर कहा। हाँ, बहरहाल गलतफहमी में मारा गया। अगर वो हमें देख लेता तो शायद इतनी आसानी से बेहोश ना होता। तुम इसे उठाकर ऊपरी रास्ते से कार में पहुंचाओ, मैं कमरे की तलाशी लेकर अभी आता हूँ, राफेल ने कहा। और फिर पहले नौजवान ने हाथ में पकड़ा हुआ भारी रिवॉल्वर जिससे उसने सर रहमान के सर पर जरबे लगाई थी जेब में मुंतकिल किया और फिर झुककर सर रहमान को उठाकर कांधे पर डाल लिया। सर रहमान चूंकि काफी वजनी थे, इसलिए उन्हें कांधे पर लादने के लिए उसे खासा जोर लगाना पड़ा। बहरहाल वो उन्हें उठाकर तेज तेज चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के बाद राफेल ने बड़ी फुर्ती से कमरे की तलाशी लेना शुरू की और फिर उसे अटैची केस के खाने से वो रिवॉल्वर मिल गया जो सर रहमान निकालना चाहते थे। इसके अलावा और कोई खास चीज न मिली तो राफेल ने सामान को दोबारा पहले जैसी हालत में दुरुस्त किया और फिर तेजी से कमरे से बाहर आ गया। उसने चूंकि हाथों पर दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए उसे उंगलियों के निशान सब धोने का खतरा न था। वैसे भी उसने कमरे को ज्यादा उलट पुलट न किया था ताकि अगर कोई चेक करने आए तो उसे महसूस न हो सके कि सर रहमान जबरन अगवा किए गए हैं। वो यही समझे कि वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं। मास्टर की मदद से उसने दरवाजा दोबारा लॉक कर दिया। वो दोनों अभी अभी वहां पहुंचे थे और उन्होंने दरवाजा मास्टर की के जरिए से ही खोला था और फिर गुसल खाने में शावर की आवाज सुनकर वो समझ गए थे कि कमरे में रहने वाला गुसल खाने में मौजूद है। यही वजह थी कि वो दरवाजे की ओट में छुपकर उनके बाहर निकलने का इंतजार करते रहे
और फिर जैसे ही सर रहमान बाहर आए वो उन पर टूट पड़े और अब नतीजा सामने था। राफेल ने दरवाजा बंद किया और फिर वो राहदारी में से गुजरकर उग्बी सिंध में आ गया। ये दरवाजा फायर ब्रिगेड के लिए खुसूसी तौर पर बनाया गया था और इमारत की उग्बी सिंध एक तारीख सी गली में सीढ़ियां उतरती थी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ गली में आया और फिर मेन रोड की तरफ बढ़ता चला गया। गली के साथ ही एक बड़ी सी कार मौजूद थी। वो सीधा कार की तरफ बढ़ा और फिर उसने ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खोला और सीट पर बैठकर बड़ी फुर्ती से कार का इंजन स्टार्ट कर दिया। अब इसे कहाँ ले जाने का प्रोग्राम है? पिछली नशिश से राफेल के साथ ही शोगलर की आवाज सुनाई थी। मेरा ख्याल है पैराडाइज बीच वाले कैबिन में ले चलते हैं। वो महफूज जगह है, वहां हम दिल खोलकर इस पर तशद्दुद कर सकेंगे। राफेल ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। मगर हो सकता है साहिल समंदर पर तफरीह करने वाले जोड़ों में से कोई उधर आ निकले। शोगलर ने कहा। आ निकलेगा तो क्या होगा, सिर्फ लाशों की तादाद में ही इजाफा हो जाएगा। अलबत्ता मुझे किसी के आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वो कैबिन आम जगह से काफी दूर है और हटा हुआ है। राफेल ने कहा। ठीक है, शोगलर ने इस बार तायद करते हुए कहा और राफेल ने कार की रफ्तार तेज कर दी। सर रहमान को शोगलर ने सीटों के दरमियान लिटा दिया था और एहतियातन एक कंबल उन पर डाल दिया था कि अगर कहीं गाड़ी चेक हो तो चेकिंग करने वाले सर रहमान को दरियाफ्त न कर सके। तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल ड्राइविंग के बाद कार साहिल समंदर पर पहुंच गई। साहिल समंदर पर इस वक्त भी तफरीह करने वाले जोड़ों का खासा हुजूम था, मगर राफेल उनसे बचकर दाएं तरफ रेत में कार बढ़ाए चला गया और फिर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर आने के बाद उसने कार को एक मखसूस साइड पर मोड़ दिया। यहाँ रेत के दो बड़े बड़े टीलों के दरमियान लकड़ी का एक छोटा सा कैबिन मौजूद था। राफेल ने कार कैबिन के करीब ले जाकर एक टीले की ओट में रोक दी और फिर वो दोनों फुर्ती से बाहर निकल आए। राफेल ने कैबिन का दरवाजा खोला और फिर लाइट जलाकर उसने तेजी से खिड़कियों के पर्दे बराबर करने शुरू कर दिए ताकि कैबिन की रोशनी बाहर न निकल सके। शोगलर बेहोश सर रहमान को उठाए कैबिन में दाखिल हुआ और उसने सर रहमान को कैबिन के फर्श पर यूं फेंक दिया जैसे कोई आटे की भरी हुई बोरी को फेंकता है। इसके हाथ और पैर बांध दो ताकि तशद्दुद के दौरान ये भागने की कोशिश न कर सके। राफेल ने जेब में से रिवॉल्वर निकालकर बिस्तर पर उछालते हुए कहा और शोगलर ने एक अलमारी से रस्सी निकाली और फिर इंतहाई बेरहमाना तरीके से उसने फर्श पर पड़े सर रहमान के दोनों हाथ पुश पर खासी मजबूती से बांध दिए। बाकी रस्सी से उसने उनके दोनों पैर जकड़े और पटाकर उन्हें सीधा कर दिया। अब सर रहमान फर्श पर बेबसी के आलम में पड़े हुए थे। इसे होश में ले आओ, राफेल ने कहा और शोगलर ने आगे बढ़कर मेज पर पड़ा हुआ जग उठाया और कैबिन में बने हुए गुसल खाने में घुस गया। चंद लम्हों बाद जब वो बाहर आया तो पानी से भरा हुआ जग उसके हाथ में था। उसने पूरा जग सर रहमान के चेहरे पर उलट दिया और दूसरे लम्हे सर रहमान ने अपने सर को हरकत दी और फिर उन्होंने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उन्होंने तेजी से अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की मगर बेसूर। वो इस बुरी तरह से जकड़े हुए थे कि ज्यादा हरकत भी न कर सकते थे। राफेल बिस्तर के किनारे पर बैठा बड़े गौर से सर रहमान को देख रहा था, जैसे उनकी कुव्वत बर्दाश्त का अंदाजा कर रहा हो। उसकी आंखों में वहशियाना सी चमक आहिस्ता आहिस्ता उभरती चली आ रही थी, जबकि शोगलर हाथ में जग पकड़े बड़े इत्मीनान से सर रहमान के पहलू पर खड़ा था। कौन हो तुम? सर रहमान ने शऊर में आते ही इधर उधर देखते हुए उन दोनों से पूछा। बेबसी के बावजूद उनके लहजे में वकार था। मौत के फरिश्ते, राफेल ने भेड़िए के से अंदाज में गुर्राते हुए जवाब दिया और फिर वो उछलकर खड़ा हो गया। उसने जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा खंजर निकाल लिया जिसका बल तेज होने के साथ पतला और लंबा था। क्या चाहते हो? सर रहमान ने दांतों से होंठ काटते हुए पूछा। तुम्हारी मौत, राफेल ने खंजर की नोक पर उंगली पहनते हुए जवाब दिया। ठीक है, मौत तो एक दिन आनी ही थी, आज ही सही। सर रहमान ने बड़े बावकार अंदाज में जवाब दिया और खामोश हो गए। बुढ़े, तुम्हारी मौत शायद पूरी दुनिया के लिए इबरत का बास बन जाए क्योंकि मैं इंसान का एक एक रेशा इस खंजर से अलग करने का माहिर हूँ। राफेल ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। तुम चाहते क्या हो मुझे बताओ? सर रहमान ने उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए सपाट लहजे में पूछा। सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें यह मालूमात कहाँ से मिली कि दहशतगर्द की सरगर्मियों का मरकज जजीरा मैनहट्टन बनने वाला है? राफेल ने कुर्राते हुए पूछा। ओ, तो तुम्हारा ताल्लुक दहशतगर्द से है? सर रहमान ने चौंकते हुए जवाब दिया। जो मर्जी आए समझ लो, बहरहाल ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी, वरना जब मैंने अपनी फनकारी का आगाज किया तो तुम्हें मौत की दुआ मांगने की भी मोहलत न मिलेगी। राफेल ने कहा। अगर मैं बता दूं तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे?
सर रहमान ने पूछा, तुम्हें दूल्हा बनाएंगे बुड्ढे, तुम्हारे सर पर सेहरा बांधेंगे, देखो कैसे इत्मीनान से टर्टर किए जा रहा है। शुक्लर ने गुस्से से चीखते हुए कहा और फिर बूट की जोरदार ठोकर सर रहमान के सर पर मार दी। ठोकर गो खासी जोरदार थी, मगर सर रहमान के हलक से चीख की बजाय बस एक हल्की सी सिसकारी ही निकली। उन्होंने होंठ बीच लिए। शुक्लर, तुम मुदाखलत मत करो, कोई आम आदमी नहीं है, इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल है, इसलिए इससे वीआईपी सलूक ही होना चाहिए। राफेल ने हाथ के इशारे से शुक्लर से मुखातिब होकर कहा। डायरेक्टर जनरल, शुक्लर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा करो शुक्लर, तुम बाहर जाकर पहरा दो, क्योंकि चंद ही लम्हों बाद इसके हलक से तबील चीखें बुलंद होनी है, और ऐसा ना हो कि कोई भूला भटका चूड़ा अंदर आ घुसे और मेरे काम में मुदाखलत हो। अगर ऐसी बात हो तो उन्हें बाहर से ये अर्श पर भेज देना। मैं काम के दौरान मुकम्मल सुकून और इत्मीनान चाहता हूँ। राफेल ने बड़े सरत लहजे में कहा। यूं लगता था जैसे वो किसी ड्राइंग रूम में बैठा आलमी सियासत पर तबसरा कर रहा हो। और शुक्लर सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब शुक्लर दरवाजे से बाहर निकल गया तो राफेल ने बड़े इत्मीनान से एक तरफ पड़ा हुआ स्टूल खींचकर सर रहमान के सर के करीब रखा और फिर उस पर यूं बैठ गया जैसे अब उसका उठने का कतई इरादा ना हो। हाँ तो सर रहमान, अब बेहतर यही है कि आप सब कुछ ठीक ठीक बता दे ताकि मेरा ज्यादा वक्त ज़ाया ना हो। अलबत्ता इतनी बात समझ ले कि मैं तशद्दुद पसंद आदमी हूँ, मुझे तशद्दुद करके बेहद लुत्फ आता है, मगर चूंकि आप अपने मुल्क के बहुत बड़े अफसर हैं, कोई आम से आदमी नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ ये रियायत कर रहा हूँ कि आपके साथ आम आदमियों जैसा सलूक ना करूँ। राफेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? सर रहमान ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। उनके लहजे में वही इत्मीनान और वकार था जैसे वो किसी आम से हालत में किसी का नाम पूछ रहे हों। राफेल, राफेल ने जवाब दिया। देखो राफेल, मेरा ताल्लुक चंगेजी खानदान से है। हम लोग जिद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए अगर मैं जिद पर उतर आऊं तो तुम मेरी बोटी बोटी अलहदा कर दो, मगर मेरी जुबान बंद रहेगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बिल्कुल सच तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। सर रहमान के लहजे में ऐसा वकार था कि राफेल को यूं महसूस हुआ जैसे वाकई वो जो कुछ कह रहे हों सच कह रहे हों। तो फिर बता दीजिए, राफेल ने कहा। एक शर्त है, तुम मुझे खोलकर कैबिन से बाहर चले जाओ, मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगा और फिर दरवाजे के करीब ठहर कर तुम्हें सब कुछ बिल्कुल सच बता दूंगा। उसके बाद अगर तुम चाहो तो किसी भी अंदाज में मुझे कत्ल कर देना, मुझे कोई परवाह ना होगी। कम अज कम मरने से पहले मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि मैं बेबसी के आलम में नहीं मरा, बल्कि मैंने बाकायदा जद्दोजहद की है। सर रहमान ने ठोस लहजे में कहा। ओ, मगर तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पास रिवॉल्वर है, जबकि तुम निहत्थे हो, तुम अपना बचाव कैसे कर सकते हो? राफेल ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे अपने बचाव की कोई फिक्र नहीं, बस मैं सिर्फ इतना इत्मीनान चाहता हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ मुकाबला करते हुए जान दी है। सर रहमान ने जवाब दिया। राफेल चंद लम्हे सर रहमान की आंखों में आंखें डालकर उन्हें देखता रहा और फिर एक तवील सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। न जाने क्या बात है कि मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गया हूँ। बहरहाल ये तजुर्बा भी सही, मौत तो तुम्हारा मुकद्दर बन ही चुकी है, तुम भी अपनी हसरत पूरी कर लो। राफेल ने कहा और फिर उसने आगे बढ़कर बिस्तर पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाल लिया और फिर झुककर सर रहमान की जेबों की तलाशी लेने लगा। मगर सर रहमान की जेबों में से कोई हथियार ना मिला तो उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर उसने सर रहमान को एक झटके से पलट दिया और फिर उसने सर रहमान के पैरों की रस्सी खंजर की मदद से काटी और फिर एक झटके से हाथों पर बंधी हुई रस्सी भी काट दी। और इससे पहले कि सर रहमान पलटकर सीधे होते, वो तेजी से मुड़ा और फिर भागता हुआ कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सर रहमान ने बड़ी फुर्ती से हाथों और पैरों से लिपटी हुई बाकी मांदा रस्सियां अलग की और उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ लपके। कैबिन से बाहर राफेल और शोगलर की तेज तेज बातें करने की आवाजें आ रही थी। वो समझ गए कि शोगलर को राफेल की बात पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने फुर्ती से दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी ताकि राफेल अपना इरादा बदलकर वापस अंदर न आ जाए। दरवाजा बंद करके वो तेजी से खिड़कियों की तरफ बढ़े और उन्हें यह देखकर इत्मीनान हो गया कि खिड़कियों के बाहर लोहे की मजबूत जाली लगी हुई है। उन्हें इत्मीनान हो गया कि राफेल कम अज कम खिड़कियों के रास्ते अंदर दाखिल नहीं हो सकता। उसी लम्हे दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई और उसके साथ ही राफेल की आवाज सुनाई थी। सर रहमान साहब, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब आप हमारी शर्त पूरी कीजिए। राफेल कह रहा था। ठीक है, सुनो, मैं जब वेस्ट हार्ट पहुंचा तो अपने दोस्त और यहाँ की इंटेलिजेंस के चीफ शॉरेल से मिला और फिर मेरे कहने पर उसने अपने महकमे की वो सरकारी फाइल जो दहशतगर्द से मुतालिक थी
मुझे मुताले के लिए दी। इस फाइल को पढ़ने के बाद मैंने अंदाजा लगाया था कि दहशतगर्द की आइंदा सरगर्मियों का मरकज जजीरा मैनहट्टन बनने वाला है। बस इतनी सी बात थी। सर रहमान ने जवाब दिया और फिर तेजी से उछलकर दरवाजे से एक तरफ हट गए। उनका ख्याल दुरुस्त था। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, एक हल्का सा धमाका हुआ और लकड़ी के दरवाजे में ऐन उस जगह सुराख हो गया जहां सर रहमान का मुंह था। राफेल ने बाहर से साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से गोली चलाई थी, मगर सर रहमान पहले ही हट गए थे, इसलिए राफेल का अंदाजा गलत साबित हुआ। वैसे ये बात यकीनी थी कि सर रहमान वहां से हटने में जरा सी ही सुस्ती करते तो गोली उनके हलक में घुस जाती। सर रहमान ने दरवाजे से हटते ही तेजी से इधर उधर देखा। उन्हें यकीन था कि अब दूसरा हमला खिड़कियों की राह से होगा, मगर खिड़कियों पर पड़े हुए पर्दे मुजरिमों की राह में बहुत बड़ी रुकावट थी। इस तरह वो सर रहमान को देख ना सकते थे। खिड़कियों के बाहर लोहे की मजबूत जाली, अंदर शीशे का फ्रेम और उसके बाद पर्दे थे। मुजरिम गोली मारकर शीशा तो तोड़ सकते थे, मगर हाथ अंदर डालकर पर्दा ना हटा सकते थे, इसलिए सर रहमान को वो किसी तरह चेक ना कर सकते थे। मगर इसके बावजूद सर रहमान अपने बचाव के लिए कोई महफूज जगह तलाश करना चाहते थे। चुनांचे वो दीवार के साथ साथ तेजी से चलते हुए गुसल खाने में घुस गए। उसी लम्हे पूरे कैबिन में जैसे भूचाल सा आ गया। मुजरिमों ने दोनों खिड़कियों से बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। इस बार फायरिंग मशीन गन से की जा रही थी। शायद कार में मशीन गन पहले से मौजूद थी। सर रहमान गुसल खाने में होने की वजह से इस बेतहाशा फायरिंग से बच गए थे, मगर अब वो तेजी से सोच रहे थे कि अगर उन्होंने फौरी तौर पर अपने बचाव की कोई तदबीर ना की तो बिल आखिर वो मुजरिमों के हाथों हलाक हो जाएंगे। लकड़ी का कैबिन आखिर कब तक इन मुजरिमों की राह में रुकावट बनेगा? सर रहमान ने गुसल खाने में इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर अचानक उनकी नजरें गुसल खाने में बने हुए एक चौड़े रोशनदान पर पड़ी। रोशनदान में अंधा शीशा लगा हुआ था। सर रहमान समझ गए कि शीशा खासा मजबूत होगा, मगर अब उन्होंने एक प्लान बना लिया था, इसलिए वो तेजी से झुके और फिर उन्होंने एक तरफ पड़ा हुआ लंबे हैंडल वाला ब्रश उठा लिया। ये ब्रश वॉश बेसिन की सफाई के लिए होता है, मगर अब उन्होंने एक प्लान बना लिया था, इसलिए वो तेजी से झुके और फिर उन्होंने एक तरफ पड़ा हुआ लंबे हैंडल वाला ब्रश उठा लिया। ये ब्रश वॉश बेसिन की सफाई के लिए होता है। ब्रश उठाकर वो तेजी से फ्लश टैंकी की तरफ बढ़े। न जाने उनके बूढ़े जिस्म में कहां से ताकत आ गई थी कि उन्होंने अपने जिस्म को एक जोरदार झटका दिया और दूसरे लम्हे फ्लश टैंकी का पाइप पकड़कर वो टैंकी के ऊपर चढ़कर खड़े हो गए। अब उनका हाथ आसानी से रोशनदान तक जा सकता था। उसी लम्हे उन्हें महसूस हुआ कि कैबिन के दरवाजे पर टकरे मारी जा रही हैं। शायद मुजरिम अब तंग आकर दरवाजा तोड़ने का प्रोग्राम बना चुके थे। सर रहमान चौकन्ने होकर खड़े हो गए। फिर जैसे ही दरवाजे पर एक जोरदार टक्कर का धमाका हुआ, सर रहमान का हाथ इंतहाई तेजी से हरकत में आया और उन्होंने पूरी कुव्वत से ब्रश का हैंडल शीशे पर मारा। जरब इतनी कुव्वत से लगी थी कि पहले ही जरब से शीशा चकनाचूर होकर कुर्सियों की सूरत में नीचे आ गिरा। अब रोशनदान खाली हो चुका था। दरवाजे पर टक्करें बदस्तूर जारी थी और दरवाजे की खड़खड़ाहट बता रही थी कि शायद अब वो चंद लम्हों का मेहमान रह गया है। सर रहमान ने दोनों हाथों से रोशनदान के किनारे थामे और फिर इंतहाई तेजी से अपने जिस्म को ऊपर की तरफ उठाया। पहले ही झटके में उनका जिस्म सीने तक रोशनदान से बाहर निकल गया और सर रहमान ने एक हाथ बाहर निकालकर कैबिन के किनारे को पकड़ लिया। दूसरे लम्हे वो घसीटते हुए रोशनदान से निकलकर कैबिन की छत पर पहुंच चुके थे। कैबिन की छत पर पहुंचते ही वो सांप की सी तेजी से खिसकते हुए उस तरफ बढ़े जिधर कैबिन का दरवाजा था। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और सर रहमान समझ गए कि कैबिन का दरवाजा टूट गया है। जाहिर है वो दोनों अब अंदर आ गए होंगे और बाकी अब चंद लम्हों का खेल रह गया था, क्योंकि गुसल खाने में जाते ही उन्हें मालूम हो जाता कि सर रहमान रोशनदान का शीशा तोड़कर छत पर पहुंच चुके हैं। इसलिए धमाके की बातचीत खत्म होने से पहले ही उन्होंने कैबिन की छत से नीचे छलांग लगा दी। नर्म नर्म रेत ने उन्हें अपने ऊपर यूं संभाल लिया जैसे बच्चे को माँ अपनी गोद में ले लेती है। नीचे गिरते ही वो तेजी से उठे और फिर करीब खड़ी मुजरिमों की कार की तरफ बढ़ते चले गए। कार के दरवाजे खुले हुए थे। दरवाजा खुलने की वजह से कार के अंदर की लाइट जल रही थी और फिर उन्हें कार के डैशबोर्ड के ऊपर एक रिवॉल्वर की झलक नजर आ गई और सर रहमान ने झपटकर रिवॉल्वर उठा लिया और फिर सांप की सी तेजी से रेंगते हुए एक रेत के टीले की ओट में हो गए। और ऐन उसी लम्हे वो दोनों भागते हुए दरवाजे से बाहर निकले और फिर शोगलर सीधा कार की तरफ आया और उछलकर कार की छत पर चढ़ गया। अब वो आसानी से कैबिन की छत पर देख सकता था। वो छत पर नहीं है, वो निकल गया। शोगलर ने चीखते हुए कहा
और फिर नीचे उतरने के लिए वो झुका ही था कि सर रहमान के हाथ में पकड़े हुए साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से टस की आवाज सुनाई दी और शोगलर के हलक से एक भयानक चीख निकली और बेख्तियार उसके हाथ सीने की तरफ उठ गए और इसी आलम में वो मुंह के बल नीचे रेत पर आ गिरा। सर रहमान का निशाना जरूरत से कुछ ज्यादा ही सच्चा था। राफेल ने चौंक कर शोगलर को देखा और दूसरे लम्हे वो तेजी से शोगलर की तरफ बढ़ा। शायद उसे ये बात समझ न आई थी कि शोगलर इस तरह अचानक क्यों गिरा है। रिवॉल्वर फेंक कर हाथ उठा लो राफेल, वरना मेरी गोली पुष्ट में घुसकर सीधे दिल में तराजू हो जाएगी। सर रहमान की कड़कदार आवाज सुनाई दी और राफेल एक झटके से मुड़ा। अब सर रहमान रिवॉल्वर संभाले सामने खड़े थे। एक रिवॉल्वर राफेल के हाथ में भी था, मगर सर रहमान की पोजीशन देखते ही वो समझ गया कि जब तक वो रिवॉल्वर सीधा करेगा उसकी रूह कफ्स उनसरी से प्रवास कर चुकी होगी। चुनांचे उसने ढीले हाथों से रिवॉल्वर नीचे फेंक दिया। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के आसार नुमाया थे, जैसे इस सिचुएशन पर यकीन न आ रहा हो। मगर तुम तो निहत्थे थे, फिर ये रिवॉल्वर? राफेल ने दोनों हाथ सर से बुलंद करते हुए पूछा। उसके लहजे में शदीद हैरत थी। आदमी अगर जहन इस्तेमाल करे तो तन्हा भी सब कुछ कर सकता है मिस्टर राफेल, सर रहमान ने कहा और फिर उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर थोड़ा सा ऊंचा किया और उनकी उंगली ट्रिगर पर जम गई और ऐन उसी लम्हे राफेल ने उन पर छलांग लगा दी। गो राफेल ने अपनी तरफ से बेपनाह फुर्ती का मुजाहरा किया था, मगर सर रहमान के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली से न बच सका और गोली ठीक उसके पेट में घुसती चली गई। मगर चूंकि वो सर रहमान पर छलांग लगा चुका था, इसलिए गोली खाकर भी वो सर रहमान के ऊपर आ गिरा और सर रहमान झटका खाकर पुष्ट के बल जमीन पर गिर गए। उनके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर एक तरफ जा गिरा। राफेल सर रहमान के ऊपर आ गिरा था। पेट में गोली खाने की वजह से उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ गया था और आंखों में वहशत सी नाच रही थी। नीचे गिरते ही उसने तेजी से करवट बदली और फिर करीब पड़े रिवॉल्वर की तरफ झपटा। चूंकि कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए अंदर से आने वाली रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। राफेल का एक हाथ पेट पर था, जहां से खून चश्मे की सूरत में बह रहा था, और दूसरा हाथ फैलाकर उसने रिवॉल्वर की तरफ बढ़ाया। उसी लम्हे सर रहमान तेजी से उठे और उन्होंने झपट कर वो रिवॉल्वर उठाना चाहा, मगर इससे पहले कि सर रहमान का हाथ रिवॉल्वर पर पड़ता, राफेल ने रिवॉल्वर झपट लिया और फिर उसने इंतहाई तेजी से करवट बदली। सर रहमान ने भी झपट कर उसके ऊपर गिरने की कोशिश की, मगर ऐन उसी लम्हे राफेल के हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर से गोली निकली और सर रहमान के सीने में घुसती चली गई और सर रहमान के हलक से बेख्तियार एक जोरदार चीख निकल गई और वो पहलू के बल जमीन पर गिरे और तड़पने लगे। राफेल ने ट्रिगर दबाकर दूसरा फायर करना चाहा, मगर मौत ने उसे मोहलत न दी और उसका हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया। अब राफेल और शोगलर दोनों हलाक हो चुके थे और सर रहमान रेत पर पड़े बुरी तरह तड़प रहे थे। लम्हा ब लम्हा उनकी हरकत सुस्त होती चली जा रही थी। यूं लग रहा था कि चंद लम्हों बाद वो भी हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनका तड़पता हुआ जिस्म बेजान होता चला गया।